हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने पूरे उपस्थित हैं एक टॉपिक लेकर के। और आज का जो टॉपिक है ये है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, और मुगल वंश के शासक अकबर। इन दोनों के टाइम पीरियड में, इनके शासनकाल में, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल होता था, अपने अपने क्षेत्र के जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, अपने अपने क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल हुआ करता था, जिनका शासन प्रशासन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल हुआ करता था। समझ लीजिए कि एक तरह से मंत्रिमंडल हुआ करता था, और ये सभी जो है राजा को उचित सलाह देने का कार्य करते थे। चूँकि आप जानते हैं कि जिन जिन शासकों ने, भारतीय इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिन जिन शासकों ने अपने यहाँ विद्वानों का संरक्षण दिया, विद्वानों को संरक्षित किया, उन शासकों का राज्य काफ़ी लंबे समय तक यथास्थिति में बना रहा, और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, कनिष्क हो गए, पुष्यमित्र शुंग हो गए। मध्यकालीन इतिहास के दौर में अगर आप देखेंगे तो भोजमहान हो गए। स्वयं भोजमहान के टाइम पीरियड में तो उनके दरबार में 500 विद्वान रहते थे, 500 विद्वान रहते थे। इसके बाद महमूद गजनवी हो गए, फिर इसके बाद अकबर हो गए। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है विद्वानों को अपने यहाँ संरक्षित किया, और जिसकी वजह से इनका राज्यकाल जो है काफ़ी लंबे समय तक चला। तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल हो जाता है। तो आज जो टॉपिक है वो यही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के नवरत्न। चूँकि नवरत्न मतलब कि ये नवरत्न अमूल्य रत्न होते थे जिनका कोई मोल नहीं होता था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि दो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए हम आपको जो है, चूँकि टेक्निकल तरीके से जो है ये दोनों टॉपिक को हमने एक जगह एक साथ पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, और समुद्रगुप्त किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में देख लेते हैं। इनके नवरत्न कौन कौन से थे और किस क्षेत्र में उन्हें महारत हासिल थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में अगर सबसे पहली बात चर्चा करें तो सबसे पहला नाम आता है कालिदास का। किसका? कालिदास, जिन्हें संस्कृत का प्रकांड पंडित कहा जाता है। यानी कि संस्कृत में इन्हें वही स्थान प्राप्त है जो अंग्रेजी साहित्य के नाटककार कृति में विलियम शेक्सपियर को प्राप्त है। यानी कि ये संस्कृत के महान नाटककार, महान कवि, महान ज्ञाता थे कालिदास, जिन्हें महाकवि कालिदास भी कहा जाता है। कालिदास, और ये महाकवि थे। कालिदास क्या थे? महाकवि थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। यदि हम कालिदास की बात करें, चूँकि इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत का शेक्सपियर कहना इन्हें गलत है। चूँकि अगर आप देखेंगे शेक्सपियर जो था, विलियम शेक्सपियर, वो अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी नाटककार का, जिन्हें पिता कहा जाता है अंग्रेजी में। लेकिन चूँकि वो 17वीं शताब्दी में था, जबकि उससे हज़ारों वर्षों पहले जो है कालिदास अपनी रचनाओं को लिख करके चले गए और भारतीय इतिहास में अमर, और भारतीय इतिहास का विश्व में जो है इनका प्रमुख सर्वोच्च स्थान है। तो इस वजह से ये कहना गलत होगा कि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि शेक्सपियर को इनकी उपमा देनी चाहिए, कालिदास को। तो ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। इसके बाद यदि हम कालिदास की कुछ रचनाओं की बात करें तो इनमें प्रमुख रचना है, अगर आप देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम,
विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम और देवीचंद्र गुप्तम। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं, ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कालिदास की रचनाएं हैं। जो किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। और ये ज़्यादातर नाटक हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे हैं। कालिदास की अगर हम बात करें, जो अगला नवरत्न है वो है अमर सिंह। वो कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई है। अमरकोश की रचना की गई है। अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे, जिन्हें ये भी जो है, इन्हें भी संस्कृत का काफ़ी ज्ञान था। संस्कृत के ये भी जो है जानकार थे अमर सिंह। अमर सिंह के बाद जो अगले आते हैं वो हैं बेताल भट्ट। बेताल भट्ट इन्हें बेताल भट्ट को कहा जाता है कि ये मंत्र शास्त्र के जानकार थे। बेताल भट्ट किसके जानकार थे? मंत्र शास्त्र के जानकार थे। यानी कि तंत्र मंत्र में इनका बहुत बड़ा विश्वास था। तंत्र मंत्र के ये प्रकांड पंडित थे। इसीलिए कहा जाता है कि इनका युद्ध काल में तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल हुआ करता होगा। युद्ध काल में इनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल हुआ करता होगा। तभी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरी तरह से शकों का उन्मूलन ही कर डाला, पूरी तरह से उनको तहस नहस कर दिया। तो बेताल भट्ट जो थे, यानी कि बेताल भट्ट का मतलब भूत प्रेत के जानकार, यानी कि भूत प्रेतों से संबंधित, यानी कि मंत्र शास्त्र के जानकार। इसके बाद बेताल भट्ट के बाद नाम आता है वराहमिहिर का। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में प्रमुख थे। ये गणितज्ञ तथा खगोलविद थे। ये महान गणितज्ञ तथा खगोलविद थे। ये महान गणितज्ञ तथा खगोलविद थे। इनकी रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांत एवं इनकी रचनाएं हैं पंच सिद्धांत एवं बृहद संहिता। इनकी रचनाएं हैं पंच सिद्धांत एवं बृहद संहिता। पंच सिद्धांत एवं बृहद संहिता। पंच सिद्धांत एवं बृहद संहिता। पंच सिद्धांत एवं बृहद संहिता जो है, ये वराहमिहिर की रचना है। जो वराहमिहिर जो थे, ये गुप्त वंश के नवरत्नों में प्रमुख थे, जो महान गणितज्ञ तथा खगोलविद थे, जिसमें इन्होंने सूर्य सिद्धांत का जो है इन्होंने थियरी प्रस्तुत किया था। वराहमिहिर के बाद अगला जो नाम आता है वो है छपड़क का। अगला नाम है छपड़क का। और छपड़क जो थे, ये ज्योतिष शास्त्री थे। छपड़क जो थे ये ज्योतिष शास्त्री थे। छपड़क ज्योतिष शास्त्री थे, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि इनकी थी। छपड़क को जो है ज्योतिष शास्त्र में जो है, या नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में छपड़क को जो है महारत हासिल थी। ज्योतिष शास्त्र में इनकी गहरी पैठ थी। इसके बाद है शंकु। अगले कौन नवरत्न में थे? तो शंकु थे। और शंकु ये भी एक तरह से अगर बात करें हम शंकु की, तो इन्हें भी जो है ज्योतिष विद्या में महारत हासिल थी। ज्योतिष विद्या में महारत हासिल थी। शंकु को भी ज्योतिष विद्या में महारत हासिल थी। और एक तरह से ये वास्तुशास्त्री भी थे। वास्तुशास्त्री यानी कि अगर आज के दौर में देखें तो ये आर्किटेक्चर भी थे। ये क्या थे? शंकु आर्किटेक्चर भी थे।
आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर भी थे। इसके बाद है वररुचि। इसके बाद कौन है नवरत्नों में, तो वररुचि। इसके बाद हैं वररुचि, और वररुचि थे जो थे ये व्याकरण के जानकार थे। वररुचि क्या थे, व्याकरण के जानकार थे। वररुचि व्याकरण के जानकार थे। व्याकरण, वररुचि जो थे ये व्याकरण के जानकार थे, और इनका भी जो है नवरत्नों में, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में इनका भी प्रमुख स्थान था। इसके बाद है अगला जो नवरत्न है वो है घटकरपर। घटकरपर, और घटकरपर जो थे, अगला कौन है, तो अगले घटकरपर है, और घटकरपर जो थे वो कवि थे। घटकरपर कौन थे, तो घटकरपर एक कवि थे या महाकवि थे, महाकवि थे। घटकरपर भी क्या थे, महाकवि थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हुआ करते थे। कालिदास, अमर सिंह, वेताल भट्ट, वराहमिहिर, छप्पड़क, इसके बाद शंकु, वररुचि, घटपड़, और कालिदास, अमर सिंह, वेताल भट्ट, वराहमिहिर, घटपड़, शंकु, वररुचि और धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे ये एक महान चिकित्सक थे। धन्वंतरी क्या थे, महान चिकित्सक थे। महान चिकित्सक थे। चिकित्सा शास्त्र पे इनकी पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक चिकित्सा शास्त्र पे है। पुस्तक चिकित्सा शास्त्र पर है, हम सभी लोगों ने बचपन में विक्रम बेताल की कहानियाँ काफ़ी सुनी है। तो वही बेताल भट्ट, यानी कि इनकी कहानियाँ हम लोग बचपन में बहुत सुने हैं, विक्रम और बेताल की कहानियाँ। तो ये प्रमुख जो है नवरत्न किसके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। अब हम अकबर के नवरत्नों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चर्चा करते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्नों की बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है तानसेन। यदि हम तानसेन की बात करें तो ये एक महान संगीतज्ञ थे। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे। यदि हम तानसेन के बारे में थोड़ा चर्चा करें तो तानसेन जो थे इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इसके बाद इनके द्वारा जो है कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, और ये अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के शासक रामचंद्र के यहाँ ये रहते थे। रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में रहते थे। यदि इनके गुरु की बात करें तो इनके प्रथम गुरु जो थे वो हरिदास थे। प्रथम गुरु कौन थे, हरिदास। और द्वितीय गुरु कौन थे, तो मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो एमपी में हुआ था। कहाँ, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और यदि इनके हम अकबर के द्वारा जो है इन्हें उपाधि दी गई थी वाणी विलास और कंठाभरण। वाणी विलास और कंठाभरण वाणी विलास और कंठाभरण जो है इन्हें उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। और इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, तानसेन की बात करें तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं।
मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार, और मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का सारंग और मियाँ का मल्हार, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। यदि हम तानसेन की बात करें तो इन्हें भारतीय संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। यूँ कह लीजिए कि भारतीय संगीत का ऐसा कोई घराना नहीं है, भारतीय संगीत का ऐसा कोई घराना नहीं है जो अपने आप को तानसेन से न जोड़ता हो, अपने आप को तानसेन के वजह से न बताता हो। यदि हम तानसेन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब सुर छेड़ते थे, राग छेड़ते थे तो बारिश होने लगती थी, ऐसा कहा जाता है, बारिश होने लगती थी। ये सोचिए आप, इसकी कल्पना करिए कि मतलब कि प्रकृति भी जो है इनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाती थी, मंत्रमुग्ध हो जाती थी। अफसोस ये सब देखने के लिए देखने के जो है हम लोगों को अवसर नहीं मिला। तो भाई जो चीज़ें कही गई हैं, कहानियों में बताई गई हैं, सुनाई गई हैं, तो अमूमन हकीकत ही होगा। तो ये सब बातें कुछ तानसेन के बारे में थी। इसके बाद है तानसेन के बाद बीरबल। बीरबल की यदि हम बात करें, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, और ये बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और न्याय विभाग के प्रमुख थे, यानी कि न्याय विभाग के ये अकबर के प्रमुख थे, न्याय विभाग के प्रमुख थे। बीरबल न्याय विभाग के प्रमुख थे। इनका बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल पहले ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने अकबर के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल पहला ऐसा हिंदू शासक था जिसने जो है दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और कश्मीर के अभियान के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कश्मीर के अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है इसकी। कश्मीर के अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। जिस तरह से हमने देखा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में बेताल भट्ट, विक्रम और बेताल की कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, बचपन में हम लोग सुनते थे। उसी तरह से अकबर और बीरबल के चुटकुले और कहानियाँ तो हम सभी ने सुनी है। तो इस तरह से जो है बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे। इसके बाद है मान सिंह। यदि हम मान सिंह की बात करें तो मान सिंह जो था अकबर का प्रधान सेनापति था। अकबर का प्रधान सेनापति कौन था? तो अकबर का प्रधान सेनापति जो था वह मान सिंह था। मान सिंह जो था यह अकबर का प्रधान सेनापति था। और मान सिंह के बहन का विवाह जो हुआ था वो अकबर के पुत्र जहांगीर से हुआ था। यहाँ तक अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप से जब अकबर का युद्ध हुआ था तो उस समय मुग़ल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वह मान सिंह था। मुग़ल सेना का नेतृत्व किसके हाथों में था उस समय? तो मान सिंह के हाथों में था। जहांगीर से इसकी बहन का विवाह हुआ था। जहांगीर से इसकी बहन का विवाह हुआ था मान सिंह। इसके बाद अगला जो है वह है टोडरमल। अगले नवरत्न कौन है? टोडरमल जो थे वह वित्त और राजस्व मंत्री थे। राजस्व एवं वित्त मंत्री थे। राजस्व एवं वित्त मंत्री कौन था? तो राजस्व एवं वित्त मंत्री जो था
वह टोडरमल था। टोडरमल को दहसाला पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। दहसाला पद्धति का जन्मदाता। दहसाला पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो दहसाला पद्धति का जन्मदाता टोडरमल था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले यह सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी के यहाँ जो है राजस्व विभाग की देखभाल करते थे। शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में भी ये थे, उनके भी दरबार में थे। ये शेरशाह सूरी के समय में भी इन्होंने सेवा दी थी। टोडरमल शेरशाह सूरी के समय में भी इन्होंने सेवा दी थी। और टोडरमल को विश्व में प्रथम बार भूमि के पैमाइश की प्रथा जो है प्रचलित की इन्होंने। विश्व में प्रथम बार भूमि के पैमाइश की प्रथा प्रचलित की। भूमि के पैमाइश की प्रथम बार प्रचलित जो है विश्व में किसने की? तो टोडरमल ने की। इसके बाद टोडरमल के बाद अगला जो है वो है अबुल फजल यह जो था, यह अगर हम इसकी बात करें अबुल फजल की, तो यह परामर्शदाता था। परामर्शदाता यानी कि अकबर का एडवाइज़र था। अबुल फजल अकबर क्या था? एडवाइज़र था, और यह परामर्श देता था। इसका नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इसका पूरा नाम क्या था? अबुल फजल, पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक। इनका पूरा नाम क्या था? अबुल फजल इब्न मुबारक। इसके द्वारा जो ग्रंथ की रचना की गई है वो है आईने अकबरी एवं अकबरनामा। आईने अकबरी एवं अकबरनामा और आईने अकबरी और अकबरनामा ये ऐसे ग्रंथ हैं जो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके माध्यम से उस तत्कालीन मुगलकालीन जो है राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ तक कि उस समय की भूमि की व्यवस्था कहती थी, राजस्व व्यवस्था कहती थी, सारी चीज़ें जो है इसमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास जानने का। इसके बाद आईने अकबरी और अकबरनामा इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र का अनवर ए सादात, पंचतंत्र का अनवर ए सादात नाम से जो है इनका फारसी में अनुवाद कराया गया। अबुल फजल के द्वारा ही पंचतंत्र का, वही पंचतंत्र जो किसकी कृति है? तो यह विष्णु शर्मा की कृति है पंचतंत्र, जिसका इन्होंने अनवर ए सादात नाम से जो है फारसी भाषा में इसका इन्होंने क्या किया कि इसका फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। अबुल फजल के बाद जो अगले हैं वह हैं मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल के बाद अगले कौन से हैं? तो नवरत्न मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। बुद्धिमत्ता में ये बीरबल के समकक्ष थे। बुद्धिमत्ता में ये क्या थे? बीरबल के समकक्ष थे। और ये मुल्ला दो प्याजा जो था यह हुमायूं के समय जो है भारत आया था, चूँकि यह ईरान का रहने वाला था। भारत के समय यह हुमायूं के समय जो है यह भारत में आकर के बस गया था मुल्ला दो प्याजा। और यह अकबर के प्रमुख नवरत्नों में था मुल्ला दो प्याजा। और इसका पूरा नाम अबुल हसन था। इसका पूरा नाम क्या था? अबुल हसन। इसका पूरा नाम अबुल हसन था। यह भी जो है अकबर का परामर्शदाता था। अकबर क्या था? यह परामर्शदाता
परामर्शदाता था। यह भी जो है मुल्ला दो प्याजा अकबर का परामर्शदाता था, क्योंकि इसे खाने में जो है प्याज बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया, मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। और यह इसे पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक़ था, पुस्तकें पढ़ने का इसको बड़ा शौक़ था, जिसकी वजह से इसे पुस्तकालय का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया। इसे पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, जिसकी वजह से इसे क्या किया गया, पुस्तकालय का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। पुस्तकालय का प्रभारी, पुस्तकालय का प्रभारी जो है इसे नियुक्त कर दिया गया। और हुमायूं के समय यह भारत आया था। हुमायूं के समय यह भारत आया था। अगला जो नवरत्न है वह है फैजी। अगला नवरत्न कौन है, तो अगला नवरत्न है फैजी। और फैजी जो थे ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी जो थे ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। और फैजी जो थे ये राजकवि थे। ये क्या थे, ये राजकवि थे। अकबर के राजकवि कौन थे, तो फैजी। राजकवि कौन थे, फैजी। इनका पूरा नाम जो था शेख अबू अल फैजी। इनका पूरा नाम था शेख अबू अल फैजी, शेख अबू अल फैजी, शेख अबू अल फैजी। और इनको जो उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, मलिक ए शोहरा। इनको अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इन्हें अकबर के द्वारा मलिक ए शोहरा उपाधि दी गई थी। मलिक ए शोहरा जो है नामक इन्हें उपाधि दी गई थी। और यह फैजी जो था यह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। दीन इलाही धर्म का, अकबर के द्वारा चलाए गए धर्म दीन इलाही का यह कट्टर समर्थक था। दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक कौन था, तो दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक फैजी था। और यह अकबर के नवरत्नों में प्रमुख था। यह फैजी जो था यह अबुल फजल का बड़ा भाई था और यह राजकवि था। और इसका पूरा नाम शेख अबू अल फैजी था। और इसको जो है जो उपाधि मिली थी वह मलिक ए शोहरा की उपाधि मिली थी। मलिक ए शोहरा की उपाधि मिली थी। और यह जो था मलिक ए शोहरा की उपाधि मिली थी। इसके बाद फैजी के बाद और ये फैजी ने महाभारत नाम की जो पुस्तक थी हिंदुओं के ग्रंथों की, इसने जो है उसका फारसी में अनुवाद जो करवाया था वो रजनामा नाम से करवाया था। फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। किस नाम से, तो रजनामा नाम से जो है इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। इसके बाद फैजी के बाद जो अगला है वह है हकीम हुकाम। कौन है, हकीम हुकाम जो था यह भी क्या था, एक एडवाइज़र था, लीगल एडवाइज़र, सलाहकार और रसोइया भी था। सलाहकार और रसोइया था हकीम हुकाम। सलाहकार और रसोइया था। हकीम हुकाम सलाहकार और रसोइया था। और इसे लिपि, खत तथा कविता, लिपि, खत और कविता पहचानने में इसे महारत हासिल थी। लिपि, खत और कविता पहचानने में इसे महारत हासिल थी। इस तरह से हमने देखा कि ये अकबर के नवरत्नों के तानसेन, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, इसके बाद मुल्ला दो प्याजा, अबुल हसन, फैजी हो गए। इसके बाद हकीम हुकाम हो गए। इसके बाद अब्दुल रहीम खान जो अगले हैं, अब्दुल रहीम खाना। अकबर के द्वारा जो है अब्दुल रहीम खाना को खान ए
खाना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर के द्वारा दी गई थी। और यह अकबर का दत्तक पुत्र था। यह किसका पुत्र था? अकबर का यह दत्तक पुत्र था। अकबर का क्या था? यह दत्तक पुत्र था। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अबुल फजल जो थे, अबुल फजल यह बैरम खां एवं सलीमा बेगम के पुत्र थे। बैरम खां एवं सलीमा बेगम। अकबर जो अबुल फजल जो थे, अब्दुल रहीम खाना जो थे, ये सलीमा बेगम और बैरम खां के पुत्र थे। एक्चुअली में जब बैरम खां की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अकबर जो है इनको सलीमा बेगम से निकाह कर लेते हैं। फलस्वरूप जो है इन्हें भी गोद ले लेते हैं। और ये अब्दुल रहीम खाना जो थे, ये हिंदी के महान जानकार थे। हिंदी के विद्वान थे और ये जहांगीर के गुरु भी थे। अब्दुल रहीम खाना ये जहांगीर के गुरु भी थे। तो इस तरह से हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हो गए, इसके बाद अकबर के नवरत्न हो गए। अब दोनों को तुलनात्मक तरीके से हमने यहाँ जो है पूरा डिटेल से कवर किया। यहाँ से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पूरा टॉपिक को डिटेल से कवर किया और मुझे नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। तो अब इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए आप। जय भारत, जय हिंद।